चुप हो जा, रो मत। जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा उसको मैं देख भी नहीं पाई। कोई नहीं, चुप हो जा। एक बार मेरी मौसी खत्म हुई थी, एक बार मेरा नाना जी खत्म हुआ था, उस टाइम पे मैं बहुत तेज रोया था। और फिर मेरी बच्ची ऑफ हुई थी, उस टाइम पे मैं रोया था। तो मोहम्मद बाबू, मैं रोता ही नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों रोज आ जाता है मेरे को। फिर मैं मेरी बच्ची को दफना के आ गया, और अंकिता को मैंने 2 दिन तक तो नहीं बताया था। फिर 2 दिन बाद में जब ये बोली कि मेरी बच्ची मेरे को चाहिए चाहिए, इसको शक होने लग गया था। तो फिर 2 दिन तक तो मैं इसकी देखभाल कर रहा था। और फिर मैंने मैंने बता दिया इसको कि भाई अपनी बच्ची खत्म हो गई है, अपने पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। और चारों तरफ से अपन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने माता पिता को टॉर्चर किया जा रहा है, और कुछ नहीं बचा, अब तो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं यार। अंकिता मेरे को कैसे बोली, मैंने बोला कि मरेंगे तो नहीं, इस ज़िंदगी में अगर मर जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे साले कायर थे, और जैसे कर्म किए वैसे उन्होंने भर लिया। तो अपन मरेंगे नहीं, अपन जी के दिखाएंगे लोगों को, और अलग कहानी बनाएंगे, और उस कहानी में लिखेंगे कि भाई हमने देख लिया कितना स्ट्रगल किया है इस लाइफ में। तो दोस्तों वो इंसान कहाँ तक गिरता है आप देख लेना, इतना नीच, इतना मतलब कोई मुस्लिम भी अपनी बहन को तो छोड़ ही सकता है, जो रक्षाबंधन पे राखी बंधवा ले, जो सिर पे हाथ रख हाँ, के राखी बंधवा ले, उसको तो मतलब कोई भी अपनी बहन, उसको तो बुरी नज़र से देखना ही नहीं चाहिए ना। हाँ उसने कुछ गलत किया है नहीं किया, लेकिन उसने बोला कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, और मैंने इसलिए तेरे को बहन बनाया। तो आप सोच सकते हो वो एक मुस्लिम भी अपनी बहन से तो शादी नहीं करता है, तो वो मुझे तो नहीं लगता वो हिंदू है। हिंदू तो वो 1% भी नहीं है, उसमें हिंदू का तो 1% भी गुण नहीं थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, आप सोचते होंगे कि यार आपने विश्वास क्यों किया उस पर, तो आप उसकी बताता हूँ मैं। भाई साहब ऐसा बंदा हो कि आप देखो तो आप भी उसकी बातों में मो जाओ। इतनी अच्छी बात करे कि आपके घर वाले से आपको मिला देंगे, और मेरी इतनी चलती है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, मैं तुम्हारे को काम लगा दूंगा, और अंकिता मेरी ज़िंदगी में बहन रहेगी, और मेरे गांव भी इसको मानूंगा, लेके जाऊंगा। फर्स्ट में जब उससे मिले थे तब ऐसी बातें करता था वो। ज्यादा ये बोलता था ना कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको नहीं मानते, मेरे को भी नहीं मानते, मस्तराम जी को भी नहीं मानते, तो ये बोलता था कि मैं तो नेता हूँ कांग्रेस का, तो मेरी तो ऐसे चलती है, तुम्हारे अलीगढ़ उनियारा में मेरी खूब चलती है, और मैं कैसे भी करके तुम्हारी फैमिली को एक करा दूंगा और तुमको लोग एक्सेप्ट कर लें। तो हमको लगता था कि इतना अच्छा इंसान है, चलो। और जब हमारी ये कहानी उसको बताई ना तो रोने भी लग गया। हाँ, उसके आंसू भी आए। हाँ, झूठ में ऐसा रोने लग गया, बोला है तुम्हारी स्टोरी तो बहुत खतरनाक है, तुम तो बहुत अच्छे हो यार, तुम्हारे तो तुम तो मर जाओगे यार, ऐसे 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 बहला फुसला के हमसे दोस्ती उसने कर ली। और पहले पार्ट में मैंने उसकी आधी स्टोरी बताई थी। तो बात यह है कि यहाँ तक बात हो गई, तो देखो कहाँ तक गिरता है। तब जब उसने अंकिता को बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी, तू मेरे से बात नहीं करेगी, तो मैं जो तेरे घर वालों से मैसेंजर पे बात करता हूँ, तेरे घर वालों को मैंने तेरा पूरा एड्रेस बता दिया है, तुम कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, मेरी वजह से तुम बच रहे हो। अगर तू मेरे से बात नहीं करेगी तो तेरे हस्बैंड को तो मैं खुद एक्सीडेंट से मार ही दूंगा कार से। मेरे जॉब पे काम, उसकी जॉब भी करता था मैं तब, उसकी उसकी कंपनी में जॉब करता था मैं तब। तो अंकिता को वीडियो कॉल करके बोलता है कि देख ले तेरा हस्बैंड काम कर रहा है, अभी भी मैं इसको एक्सीडेंट करके मार सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे पास लाइसेंस है, और तेरे को तो है ना 2 मिनट में मैं पकड़वा दूंगा तेरे घर वाले से। और उसके पास रिवॉल्वर भी है। हाँ, बंदूक भी थी उसके पास बंदूक भी थी। तो अंकिता को वीडियो कॉल करके और उसने बंदूक भी दिखाई। हमारे पास एक एक स्क्रीनशॉट है, एक एक फोटो उसके, एक एक प्रूफ है हमारे पास उसके। तो भाई उस बंदे ने हमें नोचने के लिए 101 तरीके अपनाने लग गया। उसको पता है कि अब अंकिता उसके हस्बैंड को बोलेगी, तो वो है ना अंकिता को जबरदस्त धमकियां देने लग गया। ऐसे करते करते 5-6 दिन निकल गए। अंकिता ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, बस मैं आऊँ और मेरे गले लग के और रोने लग जाए। मैं पूछूंगा कि रो रही है कि मन मारा घर वाला की याद आ रही है। मैं ठीक कैसे बताती, मतलब बहुत मुझे डर लगता था कि कहीं मैं सब कुछ बता तो दूं, लेकिन मेरे मस्तराम जी को कहीं कुछ कर दे या मेरे घर वालों से कुछ करवा दे। इसलिए मैं डर से कुछ बता ही नहीं पाती थी। बस आते थे, रोने लग जाती थी, पूछते थे क्या हुआ, मैंने कि कुछ नहीं, आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तो ऐसा चलता रहा कम से कम 5-6 दिन तक। फिर लास्ट में इसको लगा कि भाई अब तो गड़बड़ होने वाली है। वो ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया इसको, और ज़्यादा गलत बातें बोलने लग गया इसको बहन बना के।
और मेरे से रोज मिलता था, मेरे से बोलता था और भाई बेना कैसी है, मेरे सामने फ़ोन भी करता था, बेना कैसी है तू, सब कुछ अच्छा है ना, घर में तेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, पैसे की जरूरत हो इनके तो बोल देना। सामने इनके मेरे सामने सामने कॉल दिखाने करता के था। लिए। और मैं जैसे एक रूम पे से काम करने जाऊं और अंकिता के पास वीडियो कॉल करे और ऐसी बातें करने लग गया। 8 दिन निकल गए। 8 दिन के बाद में अंकिता ने लास्ट में मेरे को बता दिया कि ये मैटर चल रहा है। मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कि जो होगा देखा जाएगा, मरना ही तो है ना, मार देगा और क्या करेगा। बिल्कुल। तो इसने मेरे को जॉब से बुला लिया, हैंड टू हैंड की तो भी है जॉब से, मैंने मेरे को सारी बात बताई। तो मैं भी टेंशन में, ये भी टेंशन में कि अब जाए कहाँ रहेंगे, यहाँ से जॉब धंधा भी छोड़ देंगे, उसी की तो नौकरी कर रहे थे, तो उसका जॉब धंधा भी छोड़ देंगे तो कैसे मेरा घर चलेगा। तो भाई डिप्रेशन में चला गया। 2 दिन तक जॉब नहीं गया। उस बंदे को मैंने कुछ बोला नहीं कि भाई तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि मैं भी मेरा दिमाग से प्लान बना रहा था कि इस इंसान से मैं लड़ाई करूंगा तो जीतूंगा नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही था। और उस टाइम पे अंकिता के पेट में बच्चा था 6-7 महीने का। तो अभी डिलीवरी का टाइम हो गया और हर महीने 8वां महीना लग गया था। हाँ 6-7-8 महीने लग गए थे उस बात को। वो टॉर्चर तो बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन हमको पता नहीं चला। जब अंकिता को उसने बोला तो हमको पता चला कि तभी भाई पता चले ना, क्योंकि कोई इंसान अगर आगे से अपन से बढ़िया बात करे, बढ़िया बोले, बढ़िया बोल रहा था, कोई शक नहीं हो रहा था। कम से कम 4-5 महीने तक दोस्ती मुझे तो चली थी। 1% भी ऐसा नहीं लगा कि वो इंसान ऐसा निकलेगा। हाँ। कुछ भी नहीं लगा। पर जब ऑटोमेटिक बातें वो बोलने लग गया, मेरे को बहन बोलते बोलते ऐसे बोलने लग गया। और क्या नाम से इसके घर वाले से बात कर रहा था, हमको पता था ही नहीं। पता नहीं किस किस से बात कर रहा था, इसकी बुआ सबसे, पूरी फैमिली से बात कर रहा था वो, हमें पकड़वाने के लिए, हमें मरवाने के लिए। पूरा षड्यंत्र रच चुका था। तो भाई साहब अंकिता ने मेरे को सारी बात बताई। तो हमने सोचा कि अब जाए कहाँ, क्योंकि हमारा कोई था नहीं यहाँ पे। और जो पैसा कमाया था वो कर्जे में जा रहा था, क्योंकि कर्जा हो चुका था। पुलिस वाले से बचते थे, कभी किससे बचे थे, लव मैरिज किया तो उसमें पैसा खर्च हुआ, तो कर्जे में पैसा जा रहा था। पैसा थोड़ा बहुत ही बचा, 10-20 हज़ार। अब उसकी तो पूरी पहचान, अब हम जाए भी कहाँ, रूम भी कैसे खाली करें। और मैंने 2 महीने तक उसकी जॉब की, उसका भी सैलरी मेरे पास नहीं आया, तो अब उसका जॉब भी मैं कैसे छूटूं। तो हर जगह से मैं फंस गया। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को हर 15 दिन में डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, क्योंकि मैं बीमार ज़्यादा रहती थी बच्चे की वजह से। इसलिए मुझे हर 15 दिन में दिखाए तो पैसे खर्च होएंगे, 2-3 हज़ार रुपये चाहिए। सही सोनोग्राफी भी होती है। बड़े हॉस्पिटल में दिखाता था, बढ़िया हॉस्पिटल था, बड़ा अच्छा बच्चों का। हॉस्पिटल था। तो गाइस ये मैटर तो चल ही रहा था। और ऐसे करते करते मैंने 1 महीना चुपचाप निकाल दिया, चुपचाप। अंकिता का मोबाइल, अंकिता को मैंने बोल दिया कि तू तेरा मोबाइल तोड़ दे और तू तेरे हिसाब से सेफ्टी से रह। मकान मालिक बहुत ही अच्छे थे बेचारे। तो मैंने आंटी को बोल दिया कि हमारे को खतरा है थोड़ा, तो ध्यान रखना तुम। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, कोई आएगा जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो घर पे आना जाना तो किसी का था नहीं। तो 1 महीने तक तो उस बंदे को मैंने बताया नहीं, और अंकिता ने बात करना बंद कर दिया कि, और वो बंदा को मैंने भी एहसास नहीं होने दिया। और वो बंदा सोच रहा था कि मस्तराम को कुछ पता नहीं है, तो वो भी बंदा मेरे से ऐसे रहा, मस्त रहे। तो 1 महीना तो हमारा निकल गया। 1 महीना निकलते ही मैं जॉब जाता था। तो उस दिन जॉब जाने में टाइम ज़्यादा लग गया। अंकिता ने फ़ोन किया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब मैं, भाई पेट दर्द क्यों कर रहा है, बच्चा था पेट में। ये बात है 6 दिसंबर की। इसने मेरे को कॉल किया रात के 11 बजे। और क्या, गैस लाइन का पाइप टूट गया था, तो मैं कंपनी में जॉब था, तो गैस लाइन का पाइप ठीक करवा के फिर घर आना था मेरे को। तो इसने फ़ोन किया कि रात के 11 बजे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो मैंने बोला कि तू एक काम कर, इंदिरा जी से बात कर ले, और इंदिरा जी मेरी बहन से तेरे को बात करवा देंगे, तो तू उससे पूछ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। क्योंकि मेरी बात किसी से होती नहीं थी फैमिली से उस टाइम पे मेरी बात एक इंसान से होती थी, मेरी बहन के देवर से। तो मेरी बहन से और मेरी बहन के देवर से हमारी बात होती थी। तो मेरी बहन से अंकिता की बात हुई। तो उसने बोला कि भाई नॉर्मल पेट दर्द करता है, अभी तो तेरा 1 महीना घट रहा है बच्चा होने में, तो तू टेंशन मत कर। तो ऐसा करके इसके 12 बजे तक मैं घर पे पहुंचा। तो इसने नॉर्मली दिख रहा था, थोड़ा दुखता था फिर मिट जाता था, फिर दुखता था फिर मिट जाता था। पूरी रात ऐसे निकल गए, ऐसा कुछ था भी नहीं कि था भी ऐसा हो नहीं। जाएगा। फिर सुबह 10 बजे तक खाना वाना खा के ऐसा कुछ बैठे थे, तो इसको ब्लीडिंग होने चालू हो गई, खून आने चालू हो गया अंकिता को। तो फिर ये बोली कि मेरे को ब्लड आ रहा, तो मैं फटाफट हॉस्पिटल लेके गया इसको। तो हॉस्पिटल गलती क्या हो गई मेरे से कि मैं गवर्नमेंट में ले गया इसको, जल्दीबाजी में, पास में ही था। तो वहाँ गवर्नमेंट में ले गया। तो वहाँ पे आधे घंटे में तो अंकिता का नंबर आया जांच करवाने में। तो जैसे जांच किया, लड़की थी और लड़की ख़त्म हो चुकी थी पेट में। मेरी लड़की ख़त्म हो चुकी थी पेट में, और अंकिता को नहीं बताया मैंने, 1% भी इसको मैंने नहीं बताया कि लड़की ख़त्म हो गई अपनी। क्योंकि पेट में चेक करते हैं उन्होंने, डॉक्टर सामने तो बोलते नहीं है कि ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने पीछे से मेरे को आगे बोला कि भाई बच्ची ख़त्म हो गई है। अब
1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, ऑपरेशन का नंबर ही नहीं आया अंकिता का, बच्चा बाहर निकले कैसे। अब और डिलीवरियाँ चल रही थी कि बड़ा हॉस्पिटल था, बड़ा हॉस्पिटल में नंबर आता नहीं है जल्दी से। तो 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकले, 11 बजे से शाम के बज चुके 4। भाई साहब मैं तो, मेरा आपा खो चुका था भयंकर तरीके से। मैंने झगड़ा कर लिया नर्सों से और डॉक्टरों से, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, और इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि मैं पीटा होता डॉक्टरों को, सही बता रहा हूँ। गार्ड वार्ड सब आ गए वहाँ पे, क्योंकि यार मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे तो पता चल गया था कि मेरी बच्ची ऑफ हो गई है, और इसको जेर फैलता जा रहा था कि कहीं इसको प्रॉब्लम हो गई है, ये ऊँगने लग गई, पता नहीं इसको प्रॉब्लम हो गई, इसको चला ही नहीं जा रहा था, चिल्ला रही थी। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने पुलिस वालों को फ़ोन करके आगे और अंकिता का ऑपरेशन करवाया। मैंने सोचा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो डॉक्टर ने लिखवा लिया कि भाई मर जाए कर जाए, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है, और ऑपरेशन बोल दिया सर्जरी। तो भाई साहब वो ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। एक चिंता तो वो ब्लैकमेल कर ही रहा था, ठीक है, वो ब्लैकमेल कर ही रहा था, उस बंदे से हम बच बचा के, और अंकिता को मैं दिखाने आया था, और उसी तो उससे पहले हमारा 50,000 रुपये वो ATM वाला लेके भग गया, और फिर उसके बाद में ही इसने ब्लैकमेल करने चालू किया, तो इसका पता चल गया, और फिर हमारी बच्ची भी खत्म हो गई। तो इसकी सर्जरी हो गया, सर्जरी ऑपरेशन से ये बेहोश होकर आ गई ऊपर, और इसको अकेला ही था, मैं कोई संभालने वाला भी नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ना कि डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी, नहीं तो मैं किसी को बुला के भी रखता संभालने वाले को। तो अकेला पड़ गया, और मेरी बच्ची खत्म हो गई। अब उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बच्ची खत्म हो गई, उसको मत बताना नहीं तो वो मर जाएगी, कमज़ोर है और सीधी हुई है। मैं कहा ठीक है। मैं अपने आप को, मेरी छाती गर्म करके मैंने रोका रहा, मैं नहीं रोया बिल्कुल, और अंकिता को बताया भी नहीं मैंने कि अपनी बच्ची खत्म हो गई। अंकिता ने पूछा कि बच्ची कहाँ है, जब इसको होश आया आधे घंटे बाद में, तो मैंने बोला कि भाई वो तो गर्म हो रही है, कि वो जो रख देते हैं ना, किस में रखते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, मेरे को भी नहीं पता, कांच के शीशे में रख देते हैं बच्चों को, तो मैंने बोला उसमें रख दिया है। तो शाम की 4 बजे तो सर्जरी हुई थी इसकी, और 5 बजे उन्होंने मेरे को बच्चा दे दिया कि भाई इसको आप ले जाओ, दफना दोगे। अब वाइट कपड़ा लाना था, नमक लाना था, कुछ पता ही नहीं था। मेरी तो छाती फाट गई भाई यार। एक बाप की फीलिंग कितनी अलग होती है अपने बच्चों के लिए, वो आप समझ सकते हो। 9 महीना हमने पेट में पाला था भाई, और उसके लिए तो भाई खतरनाक मेहनत की थी हमने, खाना पीना, अंकिता इतनी अच्छी सब कुछ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तो भाई साहब मेरी बच्ची ख़त्म हो गई, अब उसको दफनाने भी मैं अकेला गया, अब मेरे साथ कोई नहीं। फिर मैंने मेरे मकान मालिक की आंटी को फ़ोन किया, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, कुछ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होना था हो गया, भगवान ने कर दिया जो भी था, चुप हो जा। फिर ऐसे मैं स्टोरी नहीं बता पाऊंगा बेटा, ऐसे रोएगा तो, चुप हो जा, रो मत। जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा उसको मैं देख भी नहीं पाई। कोई नहीं, चुप हो जा। मैं भी रोने लग जाऊंगा ऐसे तो, मेरे को यार, मैं गाढ़ा हो रहा हूँ, प्लीज़ रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा, मेरा क्यूट बेटा, चुप हो जा। तो मैंने आंटी को फ़ोन कर दिया कि आंटी जी आप आ जाओ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो आंटी बहुत अच्छी थी बेचारी, गुजराती आंटी यहाँ कितनी अच्छी होती है, वैसे आपको भी पता होगा, गुजरात का नाम सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी का शहर है। तो आंटी जी इतनी अच्छी बेचारी आ गई हमारे पास, और आंटी मेरे साथ शमशान घाट में चली गई। अब मैं अपने आप को, पहले तो मैंने गाढ़ा कर रखा था, अंकिता को मैंने कुछ भी नहीं बताया था कि अपनी बच्ची ख़त्म हो चुकी है। मैं लेके चला गया, अंकिता को बोला कि मैं किसी को लेके आता हूँ, तेरे साथ सोने के लिए आंटी उंटी को लेके आता हूँ, क्योंकि तू अकेली रहेगी अंदर, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे को जाना अलाउड नहीं है। तो हमारी बच्ची ख़त्म हो गई, तो मैं दफनाने चला गया। तो मैंने वहाँ पे तो मैं रोया नहीं बिल्कुल, लेकिन भाई साहब मैं बता नहीं सकता, मेरी छाती फट गई वहाँ पे। मेरी बच्ची को मैंने ओपन किया, तो उसमें से कपड़े में से निकाल के मेरी छाती फट गई, और मैं इतना रोया, इतना भयंकर रोया मैं, कि मैं कभी बता नहीं सकता, मैं कभी रोता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को इतना पका लिया हूँ, मैंने अपने आप को इतना पका दिया है कि मैं कभी रोता ही नहीं हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार मेरी मौसी ख़त्म हुई थी, एक बार मेरा नाना जी ख़त्म हुआ था, उस टाइम पे मैं बहुत तेज़ रोया था, और फिर मेरी बच्ची ऑफ हुई थी, उस टाइम पे मैं रोया था। तो मोहम्मद बाबू,
मैं रोता ही नहीं हूँ, पर पता नहीं कि रोज आ जाता है मेरे को। फिर मैं मेरे बच्चे को दफना के आ गया, और अंकिता को मैंने 2 दिन तक तो नहीं बताया था। फिर 2 दिन बाद में जब ये बोली कि मेरे बच्चे मेरे को चाहिए चाहिए, इसको शक होने लग गया था। तो फिर 2 दिन तक तो मैं इसकी देखभाल कर रहा था। और फिर मैंने बता दिया इसको कि भाई अपनी बच्ची खत्म हो गई है, अपने पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, और चारों तरफ से अपन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने माता पिता को टॉर्चर किया जा रहा है, और कुछ नहीं बचा, अब तो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं यार। अंकिता मेरे को कैसे बोली। मैंने बोला कि मरेंगे तो नहीं, इस ज़िंदगी में अगर मर जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे साले कायर थे, और जैसे कर्म किए वैसे उन्होंने भर लिया। तो अपन मरेंगे नहीं, अपन जी के दिखाएंगे लोगों को, और अलग कहानी बनाएंगे, और उस कहानी में लिखेंगे कि भाई हमने देख लिया कितना स्ट्रगल किया है इस लाइफ में। आज हमारे पास ये सुख है ना, ये सब सुख है ना, ये इस वजह से सुख है कि हमने कितना स्ट्रगल किया है। हमने बहुत, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई इसको देखने वाला नहीं, मैं इसके कपड़े दूँ, मैं इसको सब कुछ मैं इसके साथ करूँ, इसको देखभाल, खाना पीना, जो भी घी दूध, मैंने मेरे सबसे एडजस्ट किया। फिर मैंने इंदिरा जी को फ़ोन करके बोला, 10 दिन तो ऐसे निकाल दिए मैंने। फिर मेरे को बोला कि भाई एडजस्ट नहीं हो रहा, आप किसी भी तरह से कोई ना कोई मेरा उपाय निकालो। तो इंदिरा जी ने कोई रिश्तेदारी से हमारे कोई रिश्तेदार को भेजा, और उन्होंने, रो मत बेटा, चुप हो जा, अच्छा नहीं लगता ऐसे यूट्यूब पर होना। तो इंदिरा जी ने हमारे रिश्तेदार भेजा, और रिश्तेदार भेजने के बाद में उन्होंने देखभाल की। अब पता है घर जब लगती है ना इंसान के घर में, भाई साहब इंसान को निचोड़ देती है घर। अब मेरे को घर निचोड़ने में लगी हुई थी खतरनाक तरीके से। अब घर इतनी भयंकर थी कि देखो, अंकिता की सर्जरी हुई तो गलत सर्जरी हो गई, तो इसकी 10 दिन तो ठीक रही, और 10 दिन बाद में इसकी ब्लीडिंग रुके ही नहीं, और 5 दिन तक लगातार इतनी खतरनाक ब्लीडिंग हुई कि पूरा ब्लड निकल गया, इसका खून निकल गया। और फिर इसको मैं फटाफट मैं गवर्नमेंट में लेके गया था, फिर इसको दूसरी बार में लेके चला गया उस प्राइवेट में। तो जब इसको प्राइवेट में लेके गया तो वहाँ के पैसे तो आपको पता है भाई साहब। तो 10 दिन में मैंने 50,000 रुपये लगा दिया अंकिता को, और 10 दिन तक ब्लीडिंग नहीं रुके, मैंने 50,000 रुपये खर्च कर दिया इसको। ब्लड रहे तो निकल जाए, और फिर ब्लड बने फिर निकल जाए, फिर ब्लड बने फिर निकल जाए। तो 15 दिन तक तो हमने ये सहन किया। 50,000 रुपये मेरे पास पड़े थे, मैंने एडजस्ट किया कैसे भी करा के, और लेन देन करा के, और 60-70 हज़ार रुपये अंकिता के ऊपर खर्च कर दिया मैंने। तो 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर दिया, तो अंकिता ठीक हो गई। एक महीने तक हमारा रिश्तेदार यहाँ पर रहा, और अंकिता को देखभाल किया, और हम ठीक हो गए। अब वो बंदा जो ब्लैकमेल कर रहा था, वो फ़ोन करे कि भाई नौकरी क्यों नहीं आता है। अब मेरे को तो पता था कि इंसान गद्दार है, तो उसकी नौकरी जाके मैं क्या करूँ, और तू नौकरी क्यों नहीं आता है। और मेरे को मतलब डांटने लग गया, क्योंकि शेर था ना वो, तो मेरे को डांटने लग गया। तो फिर मैंने उसको साफ मना कर दिया कि यार भाई साहब मैं नौकरी नहीं आ सकता हूँ, मेरी फैमिली में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और मेरे वाइफ कैसे। अरे कि बेना को क्या हुआ, तो मिलने आया हमारे से, तो मिल के चला गया। अब हमारे को तो पता था कि यार ये गद्दार इंसान है, इसने ऐसे ऐसे अंकिता को बोला। मैं काट रहा था, क्योंकि मैं तो बजाड़ हूँ, मेरा तो गुस्सा वैसे भी हाइपर है, पर मैं अपने आप को भाई इतना बदल चुका था कि मुझे पता था कि मैं अपने आप को कितना बदल चुका हूँ। तो हमारा 1.5 महीना निकल गया, जब हमको लगने लग गया कि अब ठीक है, अब अंकिता भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अब कुछ उसका करते हैं इलाज सामने वाले का। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई तूने हमारे साथ ऐसे ऐसे गद्दारी की, हाँ हमने तेरा क्या बिगाड़ा, और तूने हमारे को मरवाने की कोशिश की। अंकिता को तो डरा डरा के बोलता था कि मेरे को आई लव यू बोल, मेरे से प्यार कर, नहीं प्यार करेगी तो तेरे हस्बैंड को मार दूंगा। तो हमने क्या बोला, अरे नहीं वो तो मेरी बहन है, अंकिता को मेरे सामने लेके आओ, ये वेन ऐसे करने लग गया। और मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो आप, मुझे पता है कि आप मेरे ऊपर जलते हो, तो आप मेरे को बदनाम कर रहे हो, ऐसे ऐसे। भाई वो उल्टा हमारे पर आरोप लगाने लग गया। उल्टा क्या बोलता है कि मैं मानहानि का दावा, क्या बोलते हैं इसको? हाँ भाई मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा कर दूंगा, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो उल्टा मतलब हमने हमारे को उसने ऐसा ऐसा किया, फिर फोन पे किया। तो मेरे को पता चला भाई ये इंसान तो, मैं तो सोच रहा हूँ कि घर के घर में बात खत्म हो जाए, और इसको मैं प्रेम से समझा दूँ कि भाई तू मेरे साथ ऐसे मत कर, मेरे को कमा के खाने दे। और वो बंदा तो उल्टा मेरे पे चढ़ गया। तो बाय एंड टू एंड अंकिता को मैंने उठाया, और जहाँ मैं रहता था उसी के नज़दीक थाने में चले गए हम दोनों। तो वहाँ पे जाके हमने पुलिस वालों को पूरी स्टोरी बताई कि साहब हम ऐसे ऐसे लव मैरिज करके आए हैं, हमारे को प्रोटेक्शन भी है, और वो बंदा हमारे को ब्लैकमेल कर रहा है, और ये स्क्रीनशॉट आप लो। क्योंकि उसकी फेसबुक हैंग करके मैंने पूरे स्क्रीनशॉट निकाल दिए थे, उसने किस किस को ब्लैकमेल कर रखा है, हमारे को क्या क्या, हमारी क्या क्या बातें, उसने हमारी पूरी बातें शेयर कर रखी थी।
मेरे पास कौन आता है, मैं कहाँ रहता हूँ। इसके घर वालों से उसने पूरी बायोडाटा की बात कर रखी थी, पूरी। तो इसके भाई से सबकी बात हो रखी थी। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया सारे और थाने में जाके दे दिया। तो एक तो मैं लव मैरिज करके आया हूँ, तो लव मैरिज करने वाले को ब्लैकमेल करना का कितना बड़ा गुनाह होता है वो कानून को पता है। तो उन्होंने फिर केस लगा दिया और ब्लैकमेल करने का, धमकाने का, डराने का, अंकिता को बहन बना के इसके साथ गलत रिश्ते बनाने के लिए बोलने का, उसने गलत व्यवहार करने के लिए बोला था। फोटो बोला कि आपके घर वालों को तुम्हारे फोटो भेजूंगा और कि तुम यहाँ रहते हो और तुम्हारे को पकड़ा दूंगा, ये सब बातें बोल रखा था वो। तो उसकी रिकॉर्डिंग थी अंकिता के पास फ़ोन पे। इसने मेरे को तो बताया नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग रख रखी थी इसने, इसको क्या क्या बोला था उसने। मेरे पास सब थी ऑलरेडी। तो हमने थाना में जमा करा दिया। तो थाना को उसके बारे में बताया कि भाई वो कौन है, कहाँ से। तो हमने बताया भाई वो ऐसे ऐसे बड़ा आदमी है, पैसे वाला है और वो तो हमारे को ऐसे भी मार ही देगा, उसके पास बंदूक सब है। पुलिस वालों ने बोला कि अरे यार गुजरात है, अच्छे की फाड़ी है हमने यहाँ पे। मैं कहा सर आप ही हो हमारा तो सब कुछ, और कुछ कोई भी नहीं है। तो पुलिस वालों ने हमारी बहुत मदद की और गेम खिलवाया हमारे से कि तुम गेम खेलो, उसको बोलो कि तुम्हारे उसके बीच में तो झगड़ा हो ही गया, लेकिन तुम बोलो कि बैठ के समय फ्री कर लेते हैं मामला और तुम्हारे में मेरे, लेकिन आज के बाद में हमारे को कहीं ब्लैकमेल मत करना, इसने प्यार से बात करो, उसको बुला लो तुम्हारे पास में कैसे भी करके। लेकिन अगला बंदा बहुत शातिर था, उसको बुलाया ना तो उसको पता नहीं शक हो गया कि नहीं हुआ, पता नहीं आया ही नहीं, वो आया ही नहीं। 2 दिन तक कॉल किया, 2 दिन तक कॉल किया, नहीं आए हो। लेकिन लास्ट में मैंने कैसे भी कर आगे और प्यार मोहब्बत से मगा अपना प्यार मोहब्बत खत्म नहीं करो यार, तुमने जो भी बोला कोई बात नहीं, मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन आप मिल तो लो यार, मेरे समय इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो ऐसे बोलने से वो बंदा आ गया भाई दूसरे या तीसरे दिन। तो जब वो आया तो पहले जब आया, जैसे आया और पुलिस वाले चारों तरफ खड़े थे सादा ड्रेस में, पकड़ लिया पुलिस वालों ने। तो पुलिस वालों ने पकड़ के और थाने में ले गया। थाने में ले जाके कपड़े उपड़े खोल के और जाली में खड़ा कर दिया उसको। तो जब हमारे से रिपोर्ट लिखवाई ली थी, तो उसने जेक चेक लगा के और मेरे को बुलाया। उस बंदे ने, पता नहीं उसके पास फ़ोन था, फ़ोन जब्त नहीं हुआ, उससे पहले उसने जेक चेक चालू कर दिया। तो उसकी पहचान थी, तो बहुत सारे लोग आ गए, तो सब ने मिल के उसको भी थोड़ी देर बाहर निकाल दिया कि आप बात कर लो, अगर आप अगर राजीनामा हो जाता है तो ठीक है। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उस बंदे की, अंकिता, मैं और वो हम तीनों कार में बैठ के बात करे थे। तो मेरे को पता था कि इंसान फ्रॉड इंसान है, अपन को ब्लैकमेल कर सकता है, राजीनामा इससे करेंगे नहीं। तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग अंकिता को देके मोबाइल में चालू कर दिया और मेरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो उस बंदे ने इतने गिड़गिड़ाया, हमारे पैरों में पड़ गया, मेरी इज्जत चली जाएगी और मेरे दो बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मेरे से गलती हो गई, तू मेरी बहन है, हमेशा बहन रहेगी। इतना कुत्ता इंसान नीच बन के भी बोलता है कि फिर भी तू मेरी बहन ही रहेगी। हाँ, मतलब हरकतें तो देखो उसकी हरकतें देखो। और उसने ब्लैकमेल इतना ब्लैकमेल किया था हमारे को कि अगर अंकिता ताकतवर नहीं होती ना तो हमको बेच भी देता। इतना नकटा इंसान, इतना वो हिंदू हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी उनसे बातें हुई जो, और सारी बातें मैं आपको शेयर करूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। राखी बांधी है अंकिता के सिर पे, आशीर्वाद दिया, सबका वीडियो है हमारे पास। तो वो इतना गंदा इंसान यहाँ तक गिर गया। तो भाई साहब हमने बोल दिया कि नहीं माफ़ करेंगे, और हमने थाना वाले को बोल दिया कि सर हमारे को राजीनामा नहीं करना, इसको सजा दिलाओ, हमारे को नहीं राजीनामा करना है, और इसने हमारे साथ गलत किया है तो इसमें क्या राजीनामा होगा। तो पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है भाई, हम तो हमारी ये स्टार्ट कर देते। तो पुलिस वालों ने उसको रिमांड पे लिया 4 दिन, क्योंकि मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट चला गया, और हाई कोर्ट से जाके मेरे को पुलिस वालों पे शक हो गया कि पुलिस वाले पैसों में बिक जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट चला गया, और हाई कोर्ट जाके वहाँ से मैंने केस किया, और बालिका वो होता है ना पुलिस स्टेशन लड़कियों का, वहाँ पे चला गया। तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट केस किया, तो 4 दिन का रिमांड पे दे दिया उनको, ऑर्डर मिल गया आगे से। तो उसके अच्छे से 4 दिन पिटनी हुई, उसने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। तो 1.5-2 महीने में जाके तो उसकी जमानत हुई। और फिर उसके पूरे फैमिली वाले, उसके पूरे परिवार वाले सब मेरे घर पे आए और मेरे हाथ पैर जोड़ने लग गए, पैर पड़ने लग गए कि हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, उससे गलती हुई, इसको हम माफ़ नहीं करेंगे और ऐसे। तो फिर हमने बोला ठीक है चल भाई। तो हमने उसकी फिर जमानत करवा दी 1.5 महीने बाद में। और भाई अब हमारे को ब्लैकमेल नहीं करना, ठीक है। तो भाई उसको मैंने सब कुछ सही कर दिया भाई। हमारे मन में तो पाप नहीं था, क्योंकि हमको भी गुजरात में रहना था और काम धंधा करना था। हम हमारे हिसाब से काम धंधा भी करने लग गए थे। लेकिन वो बंदा, फिर देखो उसका नीचपना, फिर देखो वो बंदा रोज 15 दिन निकला और धमकियाँ दिलाने लग गया हमको। कभी डिप्टी का फ़ोन करवाया, पता नहीं झूठ का डिप्टी था या सच का डिप्टी था, हमारे पास वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी है।
और कभी किसका फ़ोन करवाए, कभी किसका फ़ोन करवाए, और हम दोनों को इतना टॉर्चर करने लग गया कि भाई जोरदार तगड़ी तरीके से। तो हमने फिर लास्ट में एक ही बात सोची कि भाई यहाँ का तो धंधा छूटेगा सारा, और ये बंदा अपन को नहीं छूटेगा, ये बंदा नीच है और इससे अपन लड़ाई में जीतेंगे नहीं और केस करेंगे, फिर वही वापस लफड़ा। तो फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग में तो सबसे पड़ी है मेरे पास। फिर मैंने भाई साहब गुजरात अहमदाबाद ही छोड़ दिया। ख़त्म हो गई अहमदाबाद में, और मेरे को इसने दबा के ब्लैकमेल कर दिया। होटल चली गई मेरे आशीष के चक्कर में, मैंने होटल छोड़ दिया। होटल पे मैं 80-90 हज़ार रुपये महीने कमा रहा था, और मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊँगा, बढ़िया बढ़ूंगा आगे। तो इसके चक्कर में मैंने मेरी होटल खोद दी, पूरा धंधा चौपट हो गया, बर्बाद हो गए हैं। लेकिन अंकिता बोलती थी कि बाबू अब कुछ नहीं होने वाले, और हमारे को घर से न्यूज़ आती थी, इंदिरा जी घर से न्यूज़ देते थे कि तेरे पापा को टॉर्चर कर रहे हैं, तेरे पापा के साथ में ऐसा हो रहा है, तेरे मम्मी पापा के साथ में ऐसा हो रहा है, तेरे भाई बंधुओं ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, गांव ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तो हम उधर से थक गए। अब अंकिता शाम हो गए और वही रोना जीवना अंकिता की मैं मरूंगी, तू तेरे को जीना है तो तू जी, मैं मरूंगी, मैं नहीं देख सकती, मम्मी पापा को भी टॉर्चर कर रहे हैं लोग। मेरा दिल बहुत कच्चा है सही में। मेरे को मतलब पता नहीं क्या होता है, मैं थोड़ा सोचती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मर जाना है अच्छा है, कब तक जी लाइफ में। रोज बोलने लगे मर जाते हैं अपन तो, मर जाते हैं अपन तो। मैंने बोला भाई मरने से सब कुछ नहीं होगा, जिएंगे तो कुछ अलग कहानी लिखेंगे, चलती रह तू मेरे साथ। और वादा कर, मंदिर में ले गया मैं विष्णु भगवान के में, और इसे वादा करवाया कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना तो तू खुद भी मत टूटना, मेरे को भी मत टूटने देना, हमेशा मुझे मोटिवेट करना। मैं तेरे को है ना जिंदगी में वहाँ लेके जाऊँगा कि तू सोचेगी कि अपन ने क्या कर दिया है लाइफ में। तो हम बैठ गए भाई साहब ट्रेन में, सब सामान वामान बेच के, और निकल गए चेन्नई। तो जैसे चेन्नई निकले और वहाँ पे स्टेशन पे जाके उतरे, और इंदिरा जी से या किसी से फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे थे। तो ऐसे बात करता जा रहा था मैं, तो भाई साहब एक स्कूटी वाला आया और फुर्र देंसिक मेरी तो मोबाइल को छीन के लेके भग गया। और शाम का टाइम था, ट्रेन से उतर के जा रहे थे, 6-7 बजे का अंधेरा सा हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो वो बंदा स्कूटी पे 2 जने थे, वो ऐसा फटाफट मोबाइल लेके गया कि मेरे को 20 सेकंड बाद में तो दिखाई नहीं कि कितना फास्ट लेके निकल गया वो। क्या करें, मुंह मसोड़ के बैठ गए भाई साहब। जा रहे थे काम धंधा ढूंढने। एक बात बोलो, ये फले बोल दिए भाई मोबाइल ले बाग फला पाठ में बोल मिले चाहिए भाई ओका जॉब पे जाओ सुन दे ले बाग के मोबाइल नहीं ना बोली, शायद बोल दिया मैंने आज, बोल दिया और काट देना। हाँ। तो क्या कर सकते हैं, ले गए ले जाने वाला मोबाइल, वापस स्टेशन पे आ गए। और पैसे भी कमी थे, सामान बेच बुचा के तो गए थे चेन्नई, और पैसा भी थोड़ा बहुत ही था। तो फिर एक दिन खाना तो खाया ही नहीं टेंशन से, फिर सुबह भी खाना नहीं खाया। टेंशन तो इस बात की थी ज़्यादा कि मोबाइल खो गया, प्लस उस जो व्यक्ति की वीडियो थी, हमारे पास प्रूफ थे कि वो हमको ब्लैकमेल करता था, धमकियाँ देता था, उसके प्रूफ मिट गए सारे। इस टेंशन में खाना ही नहीं पाया, खाने को ही भूल गए। लेकिन अच्छा ये हुआ कि वो जो जीमेल आईडी थी ना उसमें वो सबसे हो रखा था उसका, उसका पूरा वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सब उसकी से हो रखी थी जीमेल आईडी पे, मेरी पे पुरानी वाली जीमेल आईडी पे। तो वो जब नया मोबाइल लिया तब वापस आ गया था पूरा डाटा। तो पैदल पैदल निकल गए, जैसे गुजरात में जॉब ढूंढने गए थे वैसे। तो चेन्नई में मैं जानता था थोड़ा बहुत, तो मेरे को काम मिल गया, वही ट्रांसपोर्ट का काम मिल गया, वजन उठाने का। पर अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे जियो कंपनी में काम मिला। तो मैंने काम चालू कर दिया। अंकिता को मैंने घर पे ही बटन लगाने का, कपड़े में थोड़ा प्रेस व्रेस वो होते हैं ना सलवल हो जाते हैं तो उसके धागा तोड़ने का, वो काम चालू करवा दिया अंकिता। तो 40-50 रुपये ये रोज़ घर पे कमाए और मैं मेरा जॉब से कमाऊँ। तो 12,000 रुपये मेरी सैलरी थी। हमने दबा के स्ट्रगल चालू कर दिया। मैं रात दिन मेहनत करने लग गया, इधर से उधर उधर से इधर। तो बीच में कई ऐप चल रहे थे ट्रेंडिंग के, कुछ ना कुछ ऐसे ऐप चल रहे थे। मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए 2 महीने में। 2 महीने तक मैंने जॉब किया अच्छे से, मेरे पास 10-20 हज़ार इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने ट्रेंडिंग में पैसा लगाना चालू कर दिया। 1000 किस्में, कभी 1000 लगाऊँ तो कभी 10,000 जीत जाऊँ, 5,000 जीत जाऊँ, थोड़ा थोड़ा जीतने लग गया। तो कंपनी में भी अच्छा वर्क कर रहा था, मेहनत कर रहा था। तो कंपनी ने मेरा डायरेक्ट प्रमोशन करके और मुझे जियो कंपनी का सुपरवाइज़र बना दिया। और जो ट्रांसपोर्ट में जो भी सामान इधर से उधर आता जाता है ना, उसका मेरे को हेड बना दिया कि भाई तू ही देखेगा इन सबको। तो मैं कहा बढ़िया बात है यार, तो ये तो और खुशी का माहौल है, क्योंकि हम गम तो इधर छोड़ ही गए थे पूरा, और वहाँ पे तो स्ट्रगल करके नई शुरुआत की थी हम, सब गम भूल के तिरुपति बालाजी का नाम लेके। हाँ, तो नई शुरुआत की हमने कि भाई यहाँ पे तो बस कुछ करना ही करना है। यहाँ पे तो अगर ज़िंदगी सेट नहीं करे ना तो फिर लाइफ में जीने का कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी में जैसे प्रमोशन हुआ, 12,000 से डायरेक्ट 22,000 रुपये हो गए सैलरी। और
सैलरी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता था, उसमें मेरे बचता था कभी 500 कभी 1000, तो बढ़िया इनकम हो गई 20,000 से 30,000 के बीच में। और माता जी कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, जब अच्छा वक्त आता है सब कुछ अच्छा होता है। तो जो मैं ट्रेंडिंग में काम कर रहा था, तो मेरे पास जैसे कंपनी में पैसा ज़्यादा मिलने लग गया, तो मैं ट्रेंडिंग में पैसा ज़्यादा लगाने लग गया। तो आप मानोगे नहीं भाई साहब, मैंने 6 महीने में 10 लाख प्लस पैसा कमा लिया। 10 लाख प्लस पैसा हो गया मेरे पास। एक हमने गाड़ी ले ली, तो गाड़ी ले ली तो बढ़िया गाड़ी में घूमते थे। 1 महीना निकल गया हमारा ऐसा करके, बढ़िया गाड़ी चल रही थी, बढ़िया सब कुछ बढ़िया बढ़िया। पैसा 10 लाख रुपए पड़े ही थे, बढ़िया। मैं गाड़ी की किस्त जमा करा दी और डाउन पेमेंट जमा करा दिया, बढ़िया गाड़ी में घूमने लगे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया स्ट्रगल कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपनी लाइफ में जी रहे थे। फिर इंदिरा जी से हमारी बात हुई कि भाई तेरे तो इतना कर्जा हो गया, क्योंकि फिर मेरी बात सबसे होने लग गई थी, क्योंकि मैं फ्री हो गया था ब्लैकमेलर लोगों से भी, और मेरी लव मैरिज भी हो गई थी। और वहाँ उनियारा तहसील में भी मेरा बयान हो गया था, क्योंकि वो जोधपुर आ गए थे मेरा बयान लेना, तो वहाँ सब बयान सब हो गए थे, कंप्लीट हो गया था मैं वहाँ पे। तो इसके बाद में इंदिरा जी का फोन आया कि भाई तेरा तो कर्जा आ रहा है भयंकर तरीके से, ऐसे ऐसे। और मेरे पापा को किसी ने दबाव दे दिया कि 4 लाख तो किसी ने ले लिया, और पुलिस वालों ने ले लिया 2-3 लाख रुपए। कभी मेरे पापा की जमानत करवाने के लिए 2 लाख 20,000 ले, कभी 30,000 ले, ऐसे करके 7-8 लाख मेरा कर्जा हो गया। तो उसके बावजूद फिर मेरे को इंदिरा जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कर्जे में डूबने वाले हो तुम, और निखरेोगे नहीं अब। तो मेरे पास पैसा पड़ा ही था, तो मैंने इंदिरा जी को डायरेक्ट ट्रांसफर किया। मैं कहा ये भी पैसा किसी का नहीं रहना चाहिए, सबके पैसे चुक जाने चाहिए। तो जब मैंने पैसा भेज दिया सारा, तो मेरे पास पैसा नहीं बचा, तो फिर गाड़ी की किस्त लगने में थोड़ा प्रॉब्लम आने लग गया। जो मैं जॉब का वो काम करता था ट्रेंडिंग का, वो सब मैंने छोड़ दिया था, 6 महीना 7 महीना कमा के बढ़िया। तो फिर मैंने वापस मेरी गाड़ी बेच दी, वो थोड़ा बहुत पैसा जो मैंने लगाया था वो वापस आ गया, और हमने हमारा काम चालू कर दिया पूरा बढ़िया। तो यहाँ से हमारी लाइफ बढ़िया हो गई, फिर सब कुछ अच्छा चलने लग गया, सब कुछ बढ़िया, पैसा वैसा कमाने लग गया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया होने लग गया। पर मतलब पहले तो जब दीपावली आती थी, होली आती थी ना, तो मेरे को औरतें दिखती थी करवा चौथ पे नई नई साड़ियाँ पहनती थी, सबके नए नई मिठाइयाँ खाते। मैं बोलती थी बाबू अपने तो कुछ नहीं है, देख मैं तो कैसी बुरी, मतलब पुराने कपड़ों में अपनी दीपावली जाती है, मतलब अपन तो कुछ छाछ से खाना खाया है हमने, होली दिवाली पे भी छाछ से खाना खाया था हमने। हमारी भाई हम बता नहीं सकते, हम मिर्ची हरी मिर्ची काट के और कांदा काट के और उससे जब रोटी जब चाय के होटल चलाते थे ना दोस्त, तो पहले दुकान नहीं थी हमारे पास, सिर्फ रोड पे चाय के होटल रखते थे, तो रोड पे बैठ के खाना खाते थे हम दोनों। हाँ, लेकिन एक आदमी बहुत अच्छा था वहाँ पे, बेचारा अंकल, तो उसको दया आती थी मेरी कि बेटा तुम दोनों ना बाहर खाना मत खाया करो, सब लोग देखते हैं और धूप में खड़े खड़े खाते हो ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमारी दुकान में आके बैठ के खाना खा लिया करो। तो जस्ट पास में दुकान थी ना, तो कभी कभी तो उसमें बैठ के खा लेते थे, और कभी कभी तो खड़े खड़े खा लेते थे। हाँ ऐसा होता था। हाँ, सही में। लेकिन आज अभी त्योहार आते हैं ना, तो अभी अच्छा लगता है। अभी तो सब कुछ बनाते हैं हम, जो अपने घर पे सब कुछ बनता है, सब बनता है हमारे, और कोई परेशान नहीं है। अभी तो जिस दोस्त को मैं नहीं जानता हूँ ना, वो भी बोलता है अरे भाई मैं तेरे साथ हूँ ना, यहाँ पे आके बोलता है भाई मैं तेरे साथ हूँ ना। तो अभी बहुत अच्छा लगता है कि चलो समय के अनुसार सब कुछ बदल गया है। बीच में तो इतना तक हुआ था कि जब मेरे साथ ये सब फ्रॉड हो रहा था, तो मैंने प्लान बना लिया था पूरा एक तरफ जाके कि भाई बदला लेना है सबसे। जो भी मेरे मम्मी पापा के साथ गलत किया है, आतंकवादी बनना है मेरे को, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है इंसानों को। और जो अंकिता को ब्लैकमेल किया था उसको भी मारना है, और जो मेरे 50,000 लेके भगा है उसको भी मारना है। लेकिन बदले किस किस से लूं? 50 आदमियों से बदला थोड़ी। लेकिन आपको सही बता देती हूँ, ये खो गए थे बदले की भावना में, ये मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। मैं इंदिरा जी को बोलती थी रो रो के, मैंने कि ये मेरे को पता नहीं क्या करेंगे, ये तो बदला ही बदला करते सारे दिन। मैं मतलब पागल हो गया था। मैं कब अभी मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। लेकिन फिर मैं ये रोती थी मेरे पास गले लग के कि बाबू मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर मैंने तो देखो फिर मैं बोला हूँ बहुत यार, मैं पिघल जाता हूँ। फिर मैंने लास्ट में यही पूरा प्रोसेस करने के बाद मैंने यही सोचा कि भाई किसी को मार भी देंगे तो अपन को लोग मार देंगे, और अपन किसी के हाथ से मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि लोगों को प्यार से जीता जाए। भले वो गलत है ना, तो उनको ऊपर वाला देखेगा। अपन गलत नहीं होने चाहिए, कुत्ते के साथ में अपन कुत्ता नहीं बनेंगे। तो यही मैंने किया, और मैं मेरी लाइफ में चलता रहा, काम धंधे करता रहा, और भगवान की कृपा सब सही हो गया। और अभी नहीं भी सही होगा, मार भी देंगे तो मार भी देंगे, लेकिन हमने हमारी लाइफ में स्ट्रगल किया, लड़ाई की लोगों से, और हम जीते। भले अब हमारी मौत कल ही आ जाए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं कि हम हिम्मत हार गए, ट्रेन के नीचे जाके मर गए, और कुछ भी हमने गलत कदम उठा लिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने लड़ाई की, हम एक दूसरे से लड़े,
एक दूसरे से लड़के भागे, मेहनत की, तो आज हमारा समय बदल चुका है और सब कुछ अच्छा हम हुआ। एक दूसरे के साथ बहुत गलत हुआ, कभी मेरे साथ गलत हुआ, कभी इनके साथ हुआ, लेकिन हम एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़े। कभी नहीं साथ अगर छोड़े। सही में अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद पता नहीं मुझे वापस गांव ले जाता या घर वालों को सौंप देता, साथ छोड़ देता। और अगर मेरी जगह भी कोई और लड़की होती ना तो वो भी और जगह भाग जाती। लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हम एक दूसरे से प्यार करते थे और हमारे प्यार को हम आगे लेके आए और आज सब कुछ ठीक है हमारा, तो इस और हम वीडियो, एक साथ है। हाँ दोस्तों, तो हमारा इस वीडियो से आप सोच रहे होंगे कि इनकी स्टोरी बताया, मोटिवेशन क्या मिला। तो मैं आपको मोटिवेशन बताता हूँ। इसमें मोटिवेशन और मैसेज आप सभी समाज को ये जाता है इसमें कि भाई कोई भी लड़का या लड़की घर से भाग तो जाते हैं बेचारे प्यार मोहब्बत में, लेकिन क्या आपको पता है कि वो लोग कैसे कैसे दर्द दुख सहन करते हैं, उनको कितने लोगों को टॉर्चर सहना पड़ता है, कितने लोग ट्रेनों के नीचे जाके मर जाते हैं, कितने बसों के नीचे कितने फांसी खाते हैं, कितने जहर पी जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा ये सब चीज़ें? हाँ, किसी इंसान का बेटा मरता है या उसकी बेटी मरती है तो कितना दुख परिवार को होता होगा। ये आप जो परिवार होता है ना वही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता इस चीज़ को। तो मैं यही चाहता हूँ, समाज में यही संदेश फैलाना चाहता हूँ कि जो भी लड़का लड़की, या तो आप अपने कवर में इतने हिसाब से रखो कि लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ भटके ही नहीं, और भटक जाए तो उसको आप कहीं दूसरी जगह शादी कराने से या मरने से रोक सकते हो। उसकी शादी वहीं करवा दो, वो दोनों खुश रहना चाहते हैं तो आप उनको वहीं रहने दो, खुश रहने दो, है ना। तो फर्स्ट मैसेज तो मेरा ये जाता है कि आप वही करो जो आपके बेटा बेटी चाहते हैं। सेकंड मैसेज कि जिसकी सज़ा जिसको ही मिले, जैसे हम दोनों ने किया तो हमारे माता पिता को क्यों सज़ा मिले भाई। और मेरे बाप की, इसके बाप की इज्जत जाती है, मेरे बाप की इज्जत नहीं जाती है। हाँ, मैं इसको ज़बरदस्ती थोड़ी लेके जाता हूँ और ये मेरे को थोड़ी ज़बरदस्ती लेके जाती है। लड़का लड़की की सहमति है तो ही जाते हैं, तो इज्जत तो दोनों तरफ से जाती है। लड़की को तो वैसे भी ससुराल जाना पड़ता है, लेकिन मैं तो गाँव में रखी, मेरे माँ बाप को पालता, तो आज मेरे माँ बाप के सहारा भी नहीं है कोई मेरे अलावा। तो क्या मेरे साथ गलत नहीं हुआ? तो मैं समाज से ये भी अनुरोध करता हूँ कि जिसकी सज़ा जिसको भी मिले, किसी बेचारे निर्दोष को सज़ा नहीं मिले। माँ बाप किसी के भी गलत नहीं होते ना, किसी के माँ बाप गलत राह देते हैं। देखो माँ बाप ऐसा है, मेरे भी माँ बाप गलत नहीं, मेरे को थोड़ी ना सिखाए थे कि तुम अस्त्राम से बात करो, उसके साथ बात। माँ बाप बच्चे को अच्छी सलाह देते गलत और सलाह माँ नहीं बाप कभी भी गलत नहीं करना चाहते, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना आस पड़ोस, वो गलत होते हैं। हाँ। उनके कहने में मत लगो, अपना भविष्य अपने घर की परिस्थिति जो भी है वो अपने खुद के दम पे रखो। तो दूसरा मैसेज ये खत्म हो गया हमारा। और तीसरा मैसेज ये है हमारा कि हम जो वीडियो बनाते हैं ना, तो हमारे को किसी का दिल ठेस पहुंचाना ये सब हमारा मकसद नहीं है। हम हमारे समाज के लिए अच्छा ही काम करेंगे दोनों मिलके, और बहुत अच्छा काम करेंगे। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं और हमारी स्टोरी इसलिए बताए थे कि हमारा वक्त काम को पता नहीं है कब ख़त्म हो जाए, कब हमारी फैमिली का वक्त ख़त्म हो जाए। तो हम चाहते हैं कि हम ख़त्म हो जाए लेकिन हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आपको पता लगा होना चाहिए कि हमने भी स्ट्रगल किया है भाई, हमने भी एक लड़की को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, हमने भी दुनिया देखी है, दुनिया में कितने फ्रॉड मिलते हैं। तो किसी पे भी विश्वास मत करना, आपका फूफा हो, दादा हो, काका हो, बाबा हो, किसी के ऊपर विश्वास मत करना। लड़ाई लड़नी है ना तो खुद के दम पे लड़ना और जीत के बताना, हिम्मत मत हारना, आप जीतोगे ये मेरा वादा है। और हमेशा मैं अभी मेरा और कुछ नहीं है, मैं लाइफ में एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हम दोनों भूखे रहे, पैसे रहे, कैसे भी रहे, हमारा वक्त तो हमने चेंज कर लिया, लेकिन मैं मेरा माँ बाप का वक्त चेंज करना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं, जो मेरे मम्मी पापा से बात करना पसंद नहीं करते ना, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। आप सपोर्ट करो दोस्तों मेरे को, मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेरे माता पिता का वो दिन ला दूंगा मैं कि दुनिया सोच नहीं सकती है। बस आप सब सपोर्ट करो। मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि मैं मेरे माँ बापों को बहुत आगे ले जा सकूँ और बता सकूँ दुनिया को कि देख, औलाद बाहर रहकर भी माँ बापों को पाल सकती है। मैं भले मेरे माता पिता से बात नहीं करूँ, भले मैं गाँव में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरे माँ बापों को मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा और करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट करना। हमारे साथ गलत हुआ तो इसमें हमारी क्या गलती थी, हमने क्या गलत किया, तो आप कमेंट करके बताना। और बहुत लोग भाइयों का कमेंट आते हैं कि आप गांव में गलत किया है, तो भाई आपकी नज़र से हमने गलत किया है, कोई गुनाह नहीं किया हमने। गांव में भी प्यार हो सकता है और गांव से बाहर भी प्यार हो सकता है। ये तो लगन है, ये तो मिलन है भगवान से, ये तो नसीब में लिख के आता है आगे से, किसी का भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हमने खुद बहन से तो शादी नहीं की, ये अलग, इसका अलग गोत्र है, मेरा अलग गोत्र है, हमारी शादी हो सकती थी। हम गुजर ही है ये, हमने गांव में भी संघर्ष किया था कि हमारी शादी हो जाए, नहीं हुई तो हम भागे। तो ऐसा है भाई, हम गुजर समाज से हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम शादी कर सकते हैं। अलग अलग होते हैं हमारा अलग अलग होता है। तो यही बात है भाई। हमारी वीडियो में अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो हम माफ़ी चाहते हैं उस चीज़ के लिए। और हमारी दुख बुरी दास्तान समझो या अच्छी दास्तान समझो,
तो ये थी हमारी बातें। अभी हमारा समय अच्छा है, अभी हम रोना नहीं रोएंगे कि हमारा समय अभी बुरा है, हमारा समय अभी अच्छा है। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप को भी हम उस जगह पे ला के रखें कि उनकी परछाई में भी हंसी दिखे हमें, बस ये चाहते हैं हम। और एक कमेंट आया था भाई का कि देवा बांसोटा ने आपके साथ गद्दारी की तो उसको क्यों साथ रखते हो। तो भाई ऐसा है कि मजबूरी होती है हर चीज़ की। उसको पुलिस वाले ने बहुत टॉर्चर किया था और इसलिए उसने हमारा एड्रेस बताया। बाकी जो देवा ने हमारे लिए किया है ना, वो हमारी लाइफ में कोई कर भी नहीं सकता। कोई नहीं और इसका भाई भी रियल इसको इतना नहीं मानता होगा कभी लाइफ में जितना देवा इसको मानता है। तो देवा हमारे लिए बहुत प्यारा है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं और आप सबसे हम बहुत प्यार करते हैं। आप सब हमको सपोर्ट कीजिए। और हमको भी पता है कि हमारी कहानी बताना सबको ये गलत है और हमारी कोई भी पर्सनल चीज़ सबको बताना गलत है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। और हमारी ये स्ट्रगल कहानी थी, आप हमें सपोर्ट करो या नहीं करो वो आपके ऊपर है। हम झूठ बोल के किसी को जीना नहीं चाहते। हम झूठ बोले कि भाई हम तो नौकरी करते हैं, हम तो 10-20 करोड़ कमाते हैं और हम आपसे सपोर्ट मांगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो सच है वो सच है। हम ये भी बोल सकते थे कि हम तो कांदे मतलब मिर्ची से रोटी नहीं खाए, हम तो पनीर बना बना के खाते। हाँ, हमने सच ही बोला, जो भी था हमने सच बोला। आपको हमारी स्टोरी का फायदा उठाना है तो उठा लेना और हमारी स्टोरी को आप मोटिवेट हो तो मोटिवेट हो जाना। हमको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना, ये हम चाहते हैं। तो जय माता दी, जय राजस्थान और जय भारत और जय श्री देव की।